यह जो वीडियो है क्लास 10th का लेसन 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज क्या पढ़ेंगे कि इटली के एकीकरण में काउंट काबुल का क्या योगदान था। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं काउंट काबुल के बारे में। तो काउंट काबुल का पूरा नाम क्या था? मेरे मन में या आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, ठीक ना, या एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो काउंट काबुल का पूरा नाम था काउंट फेमिलो डी काबुल, ठीक ना, काउंट फेमिलो डी काबुल। ये कौन था? तो ये सर्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री था। सर्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था इनेमुअल प्रथम था, ठीक ना। तो उसी ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया था? काउंट काबुल को नियुक्त किया था। इटली के एकीकरण का इसको मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, ठीक ना। ये युद्ध नहीं, बुद्धि और समझदारी से क्या किया था? इटली का एकीकरण किया था। का एकीकरण 2 चरण में हुआ है। तो प्रथम चरण में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है उसका नाम है काउंट काबुल, और दूसरा चरण में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है उसका नाम है गैरिबोल्डी, जिसको तलवार भी कहा जाता है, ठीक ना। तो काउंट काबुल का योगदान, तो 1853 में एक युद्ध स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है क्रीमिया का युद्ध, ठीक ना। 1853-54 ये बिहार बोर्ड की किताब में दिया हुआ है। एनसीईआरटी किताब में 1853 लिखा हुआ है कि क्रीमिया का युद्ध 1853 में शुरू हुआ था, ठीक ना। तो क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड एक साथ था और रूस एक तरफ था। मतलब ये तीनों मिलकर रूस से क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। तो जो काउंट काबुल था वो समझ गया था कि क्रीमिया के युद्ध के कीचड़ में ही इटली का एकीकरण होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि यही सुनहरा मौका है, ठीक ना, कि इटली का हम क्या करते हैं? एकीकरण करते हैं, इटली वो देश बना लेते हैं। उसका सपना था, ठीक ना। तो क्या करता है कि बिना न्योता के, बिना निमंत्रण के काउंट काबुल, ठीक ना, क्या करता है? फ्रांस के तरफ से युद्ध में शामिल हो जाता है। मतलब अपनी सेना को फ्रांस भेज देता है, फ्रांस के तरफ से लड़ने के लिए भेज देता है। यह युद्ध स्टार्ट हुआ 1853 में और समाप्त हुआ 1856 में। कौन सा संधि के तहत? ठीक ना, तो पेरिस सांधि सम्मेलन। क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ? तो रूस जो था उस्मानी साम्राज्य पर दावा करता था कि मेरा क्षेत्र है, ठीक ना। तो उसका दावा नष्ट हो गया। रूस कहा कि नहीं, मेरा क्षेत्र नहीं है, इसको तुर्की को दे दिया गया। उसके बाद जो काला सागर है जिसको ब्लैक सी भी कहते हैं, तो वहां रूसी सेना रहता था, तो वहां से हटा दिया गया। काला सागर को निष्पक्ष क्षेत्र घोषित किया जाए, मतलब वहां किसी का सेना नहीं रहेगा, ना रूस का, ना फ्रांस का, ना इटली का। तो क्या हुआ? क्रीमिया के युद्ध में रूस का हार हुआ और जो सर्डिनिया था, ठीक ना, तो उसको क्या मिला? अंतरराष्ट्रीय पहचान मिला। क्यों अंतरराष्ट्रीय पहचान मिला? तो जो पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था, तो उस सम्मेलन में, ठीक ना, काउंट काबुल को भी निमंत्रण भेजा गया भाग लेने के लिए, ठीक ना। तो जिसने वहां पे कूटनीतिक का परिचय देते हुए और ऑस्ट्रिया का, ठीक ना, इसके बगल में जो ऑस्ट्रिया क्षेत्र है, ठीक ना, ऑस्ट्रिया कहाँ कब्जा किए हुए हैं? लंबार्डी और वेनिस में, ठीक ना, परमा में, मेडिन में, टस्की में। तो इस मुद्दा को उठाया। ये नहीं सिर्फ इस मुद्दा को उठाया, यूरोप के अन्य जो मुद्दा था उसको भी उठाया, ठीक ना। तो इसलिए जो था सर्डिनिया, ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय पहचान बना लिया। तो एक ऐसा समय आया जब काउंट काबुल को लगा कि अब ऑस्ट्रिया से युद्ध करना चाहिए। तो उससे पहले 1858 में प्लेम्बियन समझौता किया। तो ये प्लेम्बियन समझौता किसके बीच हुआ? तो फ्रांस के जो शासक था नेपोलियन तृतीय, जिसको बोलते हैं लुई नेपोलियन भी कहते हैं, ये 1848 में बना था, 1870 तक था। दूसरा गणराज्य याद है ना आप लोग को, ये पढ़ाए हैं, ठीक ना। और किसके बीच हुआ? काबुल के बीच हुआ। तो समझौता का मुख्य बिंदु क्या था कि यदि युद्ध होता है, ठीक ना, तो युद्ध के बाद लंबार्डी और वेनिस को इटली में मिला दिया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट को दे दिया जाएगा, ठीक ना, काउंट काबुल के हाथों में आ जाएगा। उसके बाद जो टस्कनी है, देखिए यहाँ टस्कनी है, परमा है, मेडिना है, टस्कनी, परमा, मेडिना और पेपल्स राज। यहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह क्यों कराया जाएगा? काउंट काबुल को पहले से मालूम था कि यहाँ के लोग मेरे पक्ष में हैं, ठीक ना। यदि फ्रांस को कह दिया जाता, ठीक ना, कि नहीं ये सब हमको दे दो, तो वहाँ क्या होता? विवाद हो जाता दोनों के बीच, कि पूरा का पूरा क्षेत्र अपने हक में मांग रहा है। उसने सिर्फ 2 क्षेत्र मांगा, कौन कौन? तो लंबार्डी और वेनेशिया, ठीक ना। ये जो क्षेत्र है क्या कर दिया? जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह इसलिए क्योंकि उसको विश्वास था, उसको अनुमान लग गया था कि यहाँ की जनता जनमत संग्रह में मेरा साथ देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्या था? विद्वान था, कूटनीतिज्ञ था, बुद्धि का प्रयोग करता था। उसके बाद, ठीक ना, नीस और शवाय को फ्रांस को सौंपने का वचन दिया गया कि दे देंगे। 1859 में युद्ध की शुरुआत होता है और उसके बाद लंबार्डी को जीत लिया। लंबार्डी को काउंट काबुल को सौंप दिया जाता है, ठीक ना। युद्ध चलते ही रहता है। तो उसी बीच नेपोलियन 3 या कह सकते हैं कि लुई नेपोलियन, ठीक ना, वह क्या होता है? काउंट काबुल से संधि तोड़ देता है और ऑस्ट्रिया से जाकर मिल जाता है।
तो युद्ध के बाद जो समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो क्षेत्र था टस्कनी, परमा, मेडिना, पोपराज, वहां के लोग क्या करते हैं, आंदोलन कर देते हैं। ठीक है, वहां जनमत संग्रह का मांग हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, जनमत संग्रह में इटली के साथ चले जाते हैं, मतलब कहने का है सर्दिनिया पिडमॉन के साथ चला जाता है। अब फ्रांस उसका समर्थन कर देता है। ठीक ना, कि ये सब क्षेत्र अब क्या है, इटली के पास चला गया। तो इस तरह से सर्दिनिया, पिडमॉन, परमा, मेडिना, टस्कनी, पोप, लामाडी इटली का अधीन हो जाता है। एक देश का निर्माण होता है इटली। और जो अब बचा हुआ है सिसिली, ठीक ना, नेपल्स, सिसिली और नेपल्स, ये एकीकरण का दूसरा चरण हम लोग पढ़ेंगे, जिसका एकीकरण करता है गैरिबाल्डी।